प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कमल के आकार के टर्मिनल वाले कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नए हवाई अड्डे को लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 300 यात्री बैठ सकते हैं। इसके साथ ही पीएम ने 990 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली 2 रेलवे परियोजनाओं शिकारीपुर से रानीबेंदूर नई रेलवे लाइन और कोटे-गंगूर रेलवे कोचिंग डिपो की आधारशिला भी रखी। तो वहीं पीएम मोदी ने आज 215 करोड़ रुपए से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार में कर्नाटक के विकास में तेजी आई है। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटक का विकास तेजी से हो रहा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस योजना को लाने का उद्देश्य हमारी सेनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का है और ये देश हित में है। वहीं जो लोग पुरानी नीति के आधार पर ही नियुक्ति की मांग कर रहे थे, कोर्ट ने उनकी मांग को भी ये कहते हुए खारिज किया कि मांग जायज नहीं है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। आज सोमवार को सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि सीबीआई का आरोप है कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया और घोटाले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने में इनकी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया, जो विशेष रूप से रीचिंग द लास्ट माइल पर केंद्रित है, यानी अंतिम मील तक पहुंचना, किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि रीचिंग द लास्ट माइल का दृष्टिकोण और योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन नीति एक दूसरे के पूरक है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 2019 तक ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घरों में नल से जल आता था, जो अब 11 करोड़ से अधिक हो चुका है। एक वर्ष में ही 60,000 अमृत सरोवर का काम शुरू हुआ और अब तक 30,000 से अधिक बन चुके हैं। यह अभियान दूर सुदूर लोगों का जीवन सुधार रहे हैं, जो वर्षों से ऐसी व्यवस्था का इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यूपी के बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने 6,500 करोड़ निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास रहा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 5,320 करोड़ रुपए में बनेगा। इस दौरान गडकरी ने संबोधित करते हुए बताया कि वर्ष 2024 के पहले यूपी में सड़कों के नेटवर्क को काफी मजबूत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका की तरह होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014 से पहले जहां 7,000 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग बनी थी, वर्ष 2023 के अंत तक 14,000 किलोमीटर से अधिक सड़क बन जाएंगी। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया, जहां मेघालय में कुल 74.32% मतदान हुआ है, वहीं नागालैंड में 82.42% वोटिंग हुई है। मेघालय में 21 लाख मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि नागालैंड की 60 और मेघालय की 59 सीटों पर मतदान हुआ, क्योंकि नागालैंड में एक सीट पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हो चुकी है। वहीं मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीट का चुनाव यूडीपी उम्मीदवार की मृत्यु के कारण स्थगित कर दिया गया है। मतों की गणना अब 2 मार्च को होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हैदराबाद में भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर फोरम फॉर नेशनलिस्ट थिंकर्स हैदराबाद चैप्टर टॉक को संबोधित किया, जिसमें एस जयशंकर ने कहा कि जब तक गतिरोध के मुद्दे हल नहीं होते, तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य होना मुश्किल है। चीन के साथ संबंध तभी सुधर सकते हैं जब तक कोविड लॉकडाउन के समय चीन के साथ शुरू हुआ टकराव का हल न हो जाए। बता दें कि 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत और चीन गलवान में आमने सामने आ गए थे। एस जयशंकर ने कहा कि पूरी दुनिया ने इस पर ध्यान दिया और तब से हम और ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं। हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता, हमारे संबंध चीन के साथ सामान्य नहीं होंगे। गुजरात के नड़गधरी गांव में 20 ईसाई परिवारों ने सनातन धर्म अपनाकर घर वापसी की है। साथ ही 61 जनजातीय जोड़ों की सामूहिक रूप से शादी भी कराई गई। कार्यक्रम में मुख्य आयोजक व अग्निवीर अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि यह जगह क्रिश्चियन मिशनरीज का गढ़ कहा जाता है।
यहाँ जनजाति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इसी का लाभ उठाकर मिशनरीज के लोग उनका धर्मांतरण करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से फुलहार प्रथा की आड़ में क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग भोले भाले जनजातीय लोगों को शादी करवाने का लालच देते हैं और फिर उनका धर्मांतरण करवाते हैं। नड़गदरी में एक बहुत बड़ा चर्च बना दिया गया है और मिशनरीज के लोग तेजी से जनजातीय समाज के लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जकड़े पाकिस्तान की हालत और बदतर होती जा रही है, जिसका असर अब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। यहाँ के अस्पताल आवश्यक दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। डॉलर की कमी के कारण अधिकांश दवा निर्माताओं को आयातित सामग्री नहीं मिल रही है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा कि अगर आयात पर प्रतिबंध अगले 4 से 5 सप्ताह तक बना रहा तो देश को सबसे खराब मेडिकल संकट से गुजरना पड़ेगा। दरअसल विदेशी मुद्रा की कमी के चलते दवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों के आयात पर प्रभाव पड़ा है। दवा उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल का आयात घटने से स्थानीय दवा निर्माताओं को अपने उत्पादन को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अफगानिस्तान में जब से तालिबानी सरकार आई है तभी से महिलाओं पर सैकड़ों पाबंदियां लगा दी गई हैं। महिलाओं को पढ़ने से लेकर नौकरी तक करने से रोका गया है। लेकिन अब अपने मौलिक और महिला अधिकारों के लिए लड़ने के लिए काबुल में महिलाओं के एक समूह ने क्रांति की घोषणा की है। खामा प्रेस के अनुसार महिलाएं तालिबान सरकार द्वारा लगाए गए लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध हटाने और महिलाओं को नौकरी के लिए काबुल की सड़कों पर निकली हैं और आजादी की मांग कर रही हैं। आयोजकों में से एक दोनिया सफी के अनुसार आंदोलन का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के मूल अधिकारों की रक्षा करना है। आंदोलन के समर्थकों में छात्र, शिक्षक और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले कई पूर्व सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि जिसके ऊपर इस तरह के भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगते हैं वो प्रदर्शन नहीं करते बल्कि कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करते हैं। उन्होंने आप नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बार बार यह कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया, क्या शराब मंत्री कहने में शर्म आ रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया इंसान को धोखा दे सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं। दिल्ली के लोगों का दुख उनके लिए पाप का कारण बन गया और इसलिए गिरफ्तारी की है नौबत आई। बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल सबसे बड़े घटक दल राजद के विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। विधायक ने यह भी कहा कि जेडीयू लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री को विजन विहीन नेता बताते हुए कहा कि इनके कार्यकाल में बिहार पिछड़ रहा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार विजन विहीन नेता है। उन्होंने कहा कि वे कोई काम नहीं कर रहे बल्कि उनका एकमात्र एजेंडा पद पर बने रहना है। उन्होंने कहा कि नीतीश हर मोर्चे पर विफल है, यह पूरा बिहार जानता है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे सिंह को राजद ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 4 धाम यात्रा के पंजीकरण को लेकर तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह दिख रहा है। पिछले 6 महीनों में 4 धाम यात्रा के लिए 1.27 लाख यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ के लिए 70,000 और बद्रीनाथ के लिए 57,000 लोग पंजीकरण करा चुके हैं। पर्यटन विभाग के उप महानिदेशक योगेंद्र गंगवार ने इस बारे में जानकारी दी है। इतना ही नहीं, 4 धाम यात्रा पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग इस बार शहर में 7 भाषाओं में साइन बोर्ड लगाएगा। बता दें कि इस बार 4 धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल, बद्रीनाथ के 27 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात तेजी से वृद्धि कर रहा है। चालू वित्त वर्ष में इसके 300 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने की उम्मीद है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक अभय सिन्हा ने संभावना जताते हुए कहा कि वैश्विक अवसरों का लाभ उठाकर भारत वर्ष 2030 तक 1000 अरब डॉलर का सेवा निर्यात लक्ष्य हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि आगामी विदेश व्यापार नीति में समर्थन उपायों से सेवाओं का निर्यात और बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो वहीं वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान सेवा निर्यात 272 अरब डॉलर का रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 206.28 अरब डॉलर था।
वहीं वित्त वर्ष 2021 से 22 में सेवा निर्यात 254 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा था। भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बनने जा रही है। इस बारे में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक यानी नैफेड के प्रमुख ने जानकारी दी और केवी कामत ने बताया कि वित्त वर्ष 2028 से 29 तक देश की बढ़ी हुई जीडीपी में डिजिटल क्षेत्र का योगदान 25% तक होगा। उस समय तक देश की अर्थव्यवस्था के 7,000 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है। कामत ने कहा कि वित्त वर्ष 2028 से 29 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था 3,300 अरब डॉलर है। इसके उस समय तक 7,000 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है। इसमें डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा 25% होगा, जो फिलहाल 4% से कम है। न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान केन विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रिकॉर्ड तोड़ शतक लगाकर फॉर्म में वापसी की है। विलियमसन अब न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बेसिन रिजर्व में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया है। पहले ही ओवर में उन्होंने जेम्स एंडरसन की गेंद पर चौका लगाकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया।